नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश घारू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट यूनिट सेकंड स्टीरियो केमिस्ट्री। इसमें हमने स्टीरियो केमिस्ट्री के अंतर्गत प्रकाशिक संभाव्यता के बारे में, किरालता के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म या ज्यामितीय संभाव्यता। हमने कहा था कि स्टीरियो आइसोमरिज्म जो है वो दो क्लासेस में डिवाइड की गई है। उसमें एक क्लास जो है वो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म या अभिविन्यासी संभाव्यता की है और दूसरी संरूपण संभाव्यता की है। तो इसके अंतर्गत हमने कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म को फिर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें एक था ऑप्टिकल आइसोमरिज्म या प्रकाशिक संभाव्यता और दूसरा है ज्यामितीय संभाव्यता। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म या प्रकाशिक संभाव्यता को कंप्लीट डिस्कस करने के बाद आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्यामितीय संभाव्यता एक त्रिविम संभाव्यता है जो घूर्णन में प्रतिबाधा के कारण उत्पन्न होती है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म is an example of stereo isomerism that is developed or due to restricted rotation। घूर्णन में प्रतिबाधा द्विबंध के कारण घूर्णन में प्रतिबाधा उत्पन्न होती है और उस घूर्णन में प्रतिबाधा के कारण ज्यामितीय संभाव्यता उत्पन्न हो जाती है। इसे प्रेजेंट समय में, आज के टाइम में हम देखते हैं जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है उसमें जो स्टीरियो आइसोमरिज्म है उसे एनेंशियोमरिज्म तथा डाइस्टीरियोमरिज्म में क्लासिफाई किया जाता है। तो एनेंशियोमरिज्म के बारे में हमने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में कंप्लीट डिस्कशन किया और डाइस्टीरियोमर्स के बारे में भी बात की। उसी प्रकार से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं उनको भी विवरण समावयवियों में सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि जो दो ज्यामितीय समावयवी होते हैं वो एक दूसरे के समतल दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते। जो एक दूसरे के समतल दर्पण प्रतिबिंब होते हैं तथा एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते उन्हें प्रतिबिंब रूपी या एनेंशियोमर कहा जाता है। और वे स्टीरियो समावयवी, वो त्रिविम समावयवी जो एक दूसरे के समतल दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते उन्हें विवरण रूपी या डायस्टीरियोमर्स कहा जाता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को केवल ज्यामितीय समावयवी ही नहीं, इन्हें विवरण रूपी भी कहा जाता है। दो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स होते हैं, विवरण रूपी भी होते हैं। तो विवरण रूपियों या ज्यामितीय समावयवियों का नामकरण हम इससे कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, उसको नामकरण के साथ ही उसको डिस्कस करेंगे। जैसे इनके लिए समपक्ष विपक्ष सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर यूज में लिया जाता है, EZ नोमेनक्लेचर इनके लिए यूज़ में लिया जाता है तथा सिन एंटी नामकरण ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात हम करते हैं समपक्ष विपक्ष रूप या सिस ट्रांसफॉर्म या सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर। इस नामकरण पद्धति में से डिस्कस करें उससे पहले मैं बताता हूँ कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए क्या आवश्यक है। तो द्विबंधित कार्बन जो है उससे, जैसे एथीन की बात करें तो द्विबंधित कार्बन दो हैं और दोनों ही द्विबंधित कार्बन से दो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये ज्यामितीय संभाव्यता नहीं दर्शाता। ज्यामितीय संभाव्यता के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक द्विबंधित कार्बन जो है उससे दो भिन्न समूह जुड़े होने चाहिए। भिन्न समूह यदि जुड़े हैं तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। अगर एक कार्बन पर दो भिन्न समूह जुड़े हुए हैं लेकिन दूसरे कार्बन पे दो समान हाइड्रोजन है, जैसे एक कार्बन पे कार्बन और क्लोरीन जुड़ा हुआ, दूसरे कार्बन के ऊपर दोनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं या दोनों क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो उस कंडीशन के अंदर ज्यामितीय संभाव्यता नहीं हो सकती। वो द्विबंधित यौगिक या एल्कीन जो है वो ज्यामितीय संभाव्यता नहीं दर्शा सकता। इसी तरह से यदि हम बात करें कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है वो हम देखते हैं कि एथीन के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि दोनों जो हैं वो हाइड्रोजन ही उपस्थित है। दोनों जगह पर, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन उपस्थित है। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म यहाँ पे नहीं हो सकती। लेकिन जो नीचे वाला एग्जाम्पल है जिसमें आप देखते हैं डाइक्लोरोएथीन की, यदि हम बात करें, यहाँ पे मैं इसकी बात करता हूँ डाइक्लोरोएथीन। ये जो डाइक्लोरोएथीन है इसमें ज्यामितीय संभाव्यता
इसके अंदर ज्यामितीय समावता होगी, क्योंकि इसमें प्रत्येक कार्बन जो है, एक कार्बन पे क्लोरीन और हाइड्रोजन है यानी कि दोनों समूह भिन्न हैं, दूसरे कार्बन पे भी क्लोरीन और हाइड्रोजन है यानी कि इस द्विबंधित कार्बन के साथ भी दोनों समूह जो है वो भिन्न भिन्न है। इस कारण से इसके दो ज्यामितीय समावयवी होंगे। एक जो समावयवी होगा उसमें दोनों क्लोरीन जो है द्विबंध के एक ही तरफ उपस्थित है, जबकि जो दूसरा समावयवी है उसके अंदर दोनों क्लोरीन द्विबंध के विपरीत उपस्थित है, या दोनों के विपरीत दिशा के अंदर, वो द्विबंध के विपरीत दिशा में उपस्थित है। तो क्योंकि जो पहला उदाहरण है जिसे हमें समपक्ष कहा है, सिस कहा है, उसमें दोनों क्लोरीन जो है वो द्विबंध के एक ही ओर उपस्थित है, जबकि जो दूसरा विपक्ष समावयवी है उसमें दोनों जो क्लोरीन है वो द्विबंध के विपरीत दिशा में, ये विपरीत साइड के अंदर, अपोजिट साइड्स के अंदर प्रेजेंट है। इस कारण से ये एक फॉर्म सिस है, दूसरा ट्रांस सिस यानी समपक्ष, ट्रांस यानी कि विपक्ष रूप उसे कहते हैं। EZ नॉमेनक्लेचर देखिए, EZ नॉमेनक्लेचर आजकल सभी तरह की एल्कीन के लिए यूज में लिया जाता है, जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करती है। यहाँ पे नामकरण के लिए सबसे पहले प्रायिकता नियम के द्वारा दोनों जो द्विबंधित कार्बन से जुड़े दो समूह हैं उनकी प्रायिकता का निर्धारण किया जाता है। जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल लिया है, इसमें चारों समूह, जैसे द्विबंधित कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है क्लोरीन, दूसरी तरफ ब्रोमीन और आयोडीन जुड़े हुए हैं, चारों समूह जो है वो भिन्न भिन्न है। और इस स्थिति में समपक्ष या विपक्ष नामकरण नहीं किया जा सकता है, और यहाँ पे केवल और केवल EZ नॉमेनक्लेचर यूज में लिया जाता है। लेकिन EZ नॉमेनक्लेचर जो है वो आजकल समपक्ष और विपक्ष नामकरण की जगह पर प्रयुक्त किया जाने लगा है, क्योंकि ये नामकरण जो है सभी प्रकार की एल्कीन के अंदर उनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए यूज़ में लिया जा सकता है, जबकि समपक्ष विपक्ष रूप जो है वो केवल तभी यूज़ में लिया जा सकता है जबकि द्विबंधित कार्बन से समान समूह जो है वो जुड़े हो, दोनों द्विबंधित कार्बन से समान समूह। जैसे यहाँ पे दोनों कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के साथ में डाइक्लोरोएथीन के अंदर हाइड्रोजन या क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे समपक्ष विपक्ष नामकरण प्रयुक्त किया जा सकता है। लेकिन जो नीचे वाला एग्जाम्पल है उसके अंदर ये उदाहरण जो है समपक्ष विपक्ष नामकरण या सिस ट्रांस नामकरण प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए EZ नॉमेनक्लेचर ही यूज में लिया जा सकता है। इस नामकरण में सबसे पहले द्विबंधित कार्बन से जुड़े समूहों की प्रायिकता का निर्धारण किया जाता है, और इस प्रायिकता निर्धारण में सबसे पहले प्रायिकता का निर्धारण का जो आधार रहता है वो RS नॉमेनक्लेचर की तरह ही परमाणु क्रमांक के आधार पर किया जाता है। परमाणु क्रमांक के आधार पर जब नामकरण किया जाता है तो जो परमाणु क्रमांक उच्च वाला समूह है या उच्च परमाणु क्रमांक वाला जो परमाणु है या परमाणुओं का जो परमाणु है उसके लिए उच्च वरीयता उसको दी जाती है, प्रथम वरीयता उससे प्राप्त होती है, और द्वितीय वरीयता जो है वो कम परमाणु क्रमांक वाले समूह को दी जाती है। तो यहाँ पे द्विबंधित कार्बन से जुड़े दो समूह को प्रथम तथा द्वितीय वरीयता प्राप्त होती है। प्रथम वरीयता उच्च परमाणु क्रमांक वाले समूह या परमाणु को दी जाती है, द्वितीय वरीयता कम परमाणु क्रमांक वाले परमाणु या समूह को दी जाती है। तो इस प्रकार प्रायिकता का निर्धारण किया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे इसको सेकंड प्रायोरिटी हाइड्रोजन को मिली और क्लोरीन को फर्स्ट प्रायोरिटी। क्लोरीन को फर्स्ट प्रायोरिटी देने का कारण क्या है? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन से अधिक है। दूसरे द्विबंधित कार्बन से ब्रोमीन तथा आयोडीन जुड़े हुए हैं। आयोडीन को प्रथम वरीयता दी गई है जबकि द्वितीय वरीयता ब्रोमीन को दी गई। तो सबसे पहले आपको द्विबंधित कार्बन से जुड़े समूहों की वरीयता का निर्धारण करना होता है। वरीयता निर्धारण के पश्चात आपको देखना है यदि समान वरीयता वाले समूह द्विबंध के एक तरफ उपस्थित है तो उसे Z फॉर्म कहा जाता है, Z रूप कहा जाता है। Z मतलब जोसामन, जोसामन यानी कि समान, एक तरफ, टुगेदर। तो यहाँ पे जब समान वरीयता वाले समूह समान दिशा में होते हैं तो Z रूप या जोसामन नामकरण प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा रूप जो है
उसमें इसका जो दूसरा आइसोमर है उसमें आप देखेंगे कि समान वरीयता, जैसे आयोडीन को फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्लोरीन को फर्स्ट प्रायोरिटी, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रेजेंट है। इसी तरह से ब्रोमीन और हाइड्रोजन को सेकंड प्रायोरिटी, और सेकंड प्रायोरिटी वाले समूह जो है वो द्विबंध के विपरीत दिशा में या विपरीत साइड के अंदर उपस्थित है। इस कारण से इसे ई रूप का, ई रूप यानी एंटगेगन, एंटगेगन का मतलब अपोजिट, विपरीत। तो जब समान वरीयता वाले समूह विपरीत दिशा में होते हैं तो उसे ई रूप कहा जाता है, और समान वरीयता वाले समूह यदि द्विबंध के एक ही ओर उपस्थित होते हैं टुगेदर के कारण इसे जोसामन या जेड रूप कहा जाता है। जो दूसरा उदाहरण है उसके अंदर ब्यूटाडाइन का एग्जाम्पल लिया गया, ब्यूटीन का एग्जाम्पल लिया गया है, 2 ब्यूटीन का। 2 ब्यूटीन के अंदर यहाँ पर हालांकि सिस ट्रांस नामकरण प्रयुक्त किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में इसके लिए भी EZ नामकरण ही सभी एल्कीन के ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हाइड्रोजन को द्वितीय वरीयता, मैथिल समूह को प्रथम वरीयता प्राप्त होती है। तो जो प्रथम समावयवी है, जो फर्स्ट आइसोमर है, उसके अंदर आप देखेंगे कि दोनों समान वरीयता वाले मैथिल समूह जो है वो द्विबंध के एक और होने के कारण इसे जेड रूप कहा गया है। जबकि जो दूसरा आइसोमर है उसमें समान वरीयता वाले मैथिल समूह जो है वो विपरीत है। इसी तरह समान वरीयता वाले हाइड्रोजन जो है वो विपरीत है द्विबंध के, इस कारण से इसे ई रूप कहा जाएगा। तो इस तरह से EZ नोमेनक्लेचर जो है वो किया जा सकता है। अब हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है सिस और ट्रांस के बीच में। वैसे तो अपन देखते हैं कि जो सिस होगा वो जेड रूप होगा, जो ट्रांस होगा वो ट्रांस जो होगा वो ई रूप, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन है नहीं। जैसे कि आप एक अगला एग्जाम्पल लिखिए, देखिए, इट इज़ 1-ब्रोमो 1,2-डाइक्लोरोएथीन, 1-ब्रोमो 1,2-डाइक्लोरोएथीन। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि दोनों क्लोरो समूह जब समान दिशा में हैं तो उसे समपक्ष, दोनों क्लोरो जब द्विबंध के अपोजिट है तो उसे विपक्ष रूप लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि ब्रोमीन को फर्स्ट प्रायोरिटी है और क्लोरीन को सेकंड प्रायोरिटी, जबकि दूसरे द्विबंधित कार्बन के अंदर क्लोरीन को फर्स्ट प्रायोरिटी मिल रही है क्योंकि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन से अधिक है। तो इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि जो सिस रूप है वो ई रूप है, एंटगेगन है, और जो ट्रांस रूप है वो जेड रूप है, जोसामन है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सिस और ट्रांस रूप जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते। सिस हमेशा जेड नहीं होता, ट्रांस हमेशा ई रूप नहीं होता। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सिन एंटी समावेवी। तो 3 तरह के नामकरण हमने बात की थी। तो उसमें सबसे पहला हमने देखा समपक्ष विपक्ष, दूसरा हमने EZ नामकरण की बात की, और अगला है सिन एंटी नामकरण। और ये कहाँ पे पाया जाता है? ऑक्जिम्स के अंदर। ऑक्जिम्स क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड जब हाइड्रोक्सिल अमीन से अभिक्रिया करते हैं, जैसा कि यहाँ पे दर्शा गया है, कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल अमीन से साथ करवाई जाती है, तो उस कंडीशन में आप देखते हैं कि ऑक्जिम का फॉर्मेशन होता है। ऑक्जिम निर्माण के बाद में ये जो ऑक्सिन है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य में द्विबंध उपस्थित है। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगी, यानी कि जो फॉर्मल ऑक्सिम की यदि हम बात करते हैं जहाँ पर कि दोनों कार्बन के साथ दोनों ही हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, उसके अलावा यदि हम बात करें तो एसिटाइल ऑक्सिम की बात करें या बेंजाइल ऑक्सिम की बात करें या एसिटोफेनॉन ऑक्सिम की बात करें, तो इनमें ज्यामितीय समावयता दर्शाई जाएगी। इसके 2 समावयव भी होंगे, एक को हम सिन कहेंगे, दूसरे को एंटी कहेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं एसिटाइल ऑक्सिम। एसिटाइल ऑक्सिन में हम देखते हैं कि जब हाइड्रोजन की दिशा में या हाइड्रोजन की साइड में OH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसे सिन कहा जाता है, और OH और हाइड्रोजन यदि विपरीत द्विबंध के विपरीत दिशा में जब उपस्थित होते हैं तो उसे एंटी कहा जाता है। बेंजोल ऑक्सिम की यदि हम बात करें तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि सिन रूप कौन सा है, जबकि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल समूह जो है वो द्विबंध के एक ही साइड में प्रेजेंट होते हैं, और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल समूह यदि द्विबंध के विपरीत साइड में प्रेजेंट होते हैं, विपरीत दिशाओं में विपरीत साइड्स के अंदर यदि प्रेजेंट होते हैं तो उसे एंटी फॉर्म कहा जाता है।
इसी तरह से हम बात कर रहे हैं एसिटोफिनॉन ऑक्सिम। एसिटोफिनॉन ऑक्सिम में भी आप देखेंगे कि जब मिथाइल और हाइड्रोक्सिल समूह एक तरफ है तो उसे सिन, और मिथाइल और हाइड्रोक्सिल समूह जब विपरीत है तो उसे एंटी। यहाँ पर आपको देखना है कि जब कीटोन ऑक्सिम का निर्माण होता है, कीटो ऑक्सिम का जब निर्माण होता है तो उस कंडीशन में नामकरण सिन और एंटी के अंदर आपको देखना है कि जो छोटा समूह है वो यदि हाइड्रोक्सिल समूह के साथ में है, हाइड्रोक्सिल समूह की दिशा में है तो उसे सिन कहा जाएगा, और छोटा समूह हाइड्रोक्सिल यदि अपोजिट में है तो उसे एंटी फॉर्म कहा जाता है। तो इसी के साथ आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।